Hi everyone, myself Dr. Sachin this side and today's topic is sideroblastic anemia. सिडरोब्लास्टिक एनीमिया को हम 5 सब पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। तो इसको हम इंट्रोडक्शन, एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस, टाइप्स ऑफ सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, लैब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इन 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड करके हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है ये एक तरह का मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सिडरोब्लास्टिक एनीमिया में आपकी जो आरबीसी होंगी उनका साइज कम हो जाएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं मैक्रोसाइटिक। साथ ही साथ आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो भी कम हो जाएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं हाइपोक्रोमिक। साथ ही साथ क्योंकि आरबीसी का साइज कम होता है, ऐसी आरबीसी को हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय कर देती है, तो साथ ही साथ काउंट भी डिक्रीज हो जाता है, इसलिए हम बोल रहे हैं एनीमिया। बात समझ आई? सिडरोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। कहने का मतलब सिडरोब्लास्टिक एनीमिया में आरबीसी का साइज कम हो जाएगा, उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और साथ ही साथ आरबीसी का काउंट भी कम हो जाएगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, इसको डिटेल में थोड़ा स्टडी करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। सिडरोब्लास्टिक क्या मतलब है इसका? सिडरोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है, इसमें थोड़ा गौर करते हैं। तो सिडरो का मतलब होता है आयरन। क्या मतलब होता है? आयरन। ब्लास्ट का मतलब क्या है? ब्लास्ट वो सेल्स हैं, ब्लास्ट सेल्स हैं और दीज आर द प्रीकर्सर ऑफ आरबीसी। अगर आपने मेरा हेमेटोलॉजी वाला वीडियो लेक्चर देखा है तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ब्लड में मैच्योर आरबीसी जो होती है ना, वो बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो में प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं। ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बहुत सारी स्टेजेस से होकर गुजरती हैं, तब जाके हमारी मैच्योर आरबीसी बनती है। इन्हीं स्टेजेस में कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं ब्लास्ट सेल्स। क्या बोलते हैं? ब्लास्ट सेल। ये ब्लास्ट सेल क्या है? इन आरबीसी की प्रीकर्सर है। क्या है? प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर सेल है। तो बेसिकली इसको सिडरोब्लास्टिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस एनीमिया में जो हमारी आरबीसी की जो प्रीकर्सर सेल्स होती हैं, उन प्रीकर्सर सेल्स के अंदर हमको बहुत सारा आयरन देखने को मिला। क्या देखने को मिला? बहुत सारा आयरन देखने को मिला। अब आप थोड़ा सा कह रहे होंगे सर कैसी कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हो, आप यहां कह रहे हो कि यहां आयरन ज्यादा है और आप यहां कह रहे हो हीमोग्लोबिन कम है। मैं सही कह रहा हूं, आपको यही तो समझना है कि सिडरोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि जो प्रीकर्सर सेल्स होती हैं, आरबीसी की जो प्रीकर्सर सेल्स होती हैं, उनके अंदर आयरन तो बढ़ता चला जाता है बट हीमोग्लोबिन नहीं बनता। आयरन होने के बाद भी हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है, इसलिए तो ये आयरन जो है यहां पे इकट्ठा होता जा रहा है। अगर ये यूज में आ जाता, ये हीमोग्लोबिन बना लेता, तो यहां पे इकट्ठा ही नहीं पड़ा रहता, इसके ग्रेन्यूल्स जमा नहीं रहते यहां पे। तो व्हाट बेसिकली हैपेंस, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया में आयरन जो प्रीकर्सर सेल्स होती हैं, आरबीसी की जो प्रीकर्सर सेल्स होती हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। बट ये जो आयरन है इट इज अनएबल टू फॉर्म द हीमोग्लोबिन। ये आयरन हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता, हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इसलिए आरबीसी जो होती है उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है। अब हमें यही समझना है कि अगर आयरन प्रेजेंट है तो हीमोग्लोबिन क्यों नहीं बन रहा है। तो थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कैसे होती है। देखो, हीमोग्लोबिन जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। कहां बनती है? साइटोप्लाज्म में बनती है। तो आप साथ के साथ देख भी सकते हो, ये एक साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में ये कब की क्या बन रही है? ग्लोबिन बन रही है। यहां पे थोड़ा सा रफ कर देते हैं इसको। ठीक है, अरे एक मिनट। ठीक है, तो यहां आप ग्लोबिन देख पा रहे हैं। तो ये आपका साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में आपका क्या फॉर्मेशन हो रहा है? ग्लोबिन फॉर्मेशन हो रहा है। तो हीम में दो पार्ट, हीमोग्लोबिन में दो पार्ट है, हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन पार्ट साइटोप्लाज्म में बनता है, हीम पार्ट कहां बनता है? हीम पार्ट बनता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है हीम पार्ट और ग्लोबिन बनता है साइटोप्लाज्म में। तो माइटोकॉन्ड्रिया से ये हीम पार्ट बाहर आता है साइटोप्लाज्म में और दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? हीमोग्लोबिन बना लेते हैं। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ हीमोग्लोबिन, नॉर्मल प्रोसेस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में दो पार्ट, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन साइटोप्लाज्म में बन जाएगा, हीम कहां बन जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में बन जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। दोनों फ्यूज होकर क्या बना लेंगे? हीमोग्लोबिन बना लेंगे। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि ये हीम नहीं बन रहा है। साइटोप्लाज्म में ग्लोबिन तो बन रहा है लेकिन ये हीम नहीं बन रहा है। हीम क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हीम को बनाने के लिए ना दो चीजें चाहिए। हीम को बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, आयरन और प्रोटोपोरफायरिन। व्हाट बेसिकली हैपन इन द सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन तो सफिशिएंटली प्रेजेंट होता है, ये प्रोटोपोरफायरिन में दिक्कत आती है। प्रोटोपोरफायरिन नहीं बन रहा होता है। मैंने आपको बताया कि जो हीम होता है ये दो चीजों से मिलकर बना है, आयरन और प्रोटोपोरफायरिन। आयरन और प्रोटोपोरफायरिन दोनों फेरोचिलिटेज नाम का जो एंजाइम होता है उसकी प्रेजेंस में आपस में फ्यूज करते हैं, तब हीम बनाते हैं। तो व्हाट बेसिकली हैपेंस, हीम बनता कैसे है? हीम बनता कैसे है? आयरन और प्रोटोपोरफायरिन दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में फ्यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फेरोचिलिटेज एंजाइम, तब जाके हीम बनता है। बट इन द केस ऑफ सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, ये जो आपकी ब्लास्ट सेल है या फिर मैं बोलूं प्रीकर्सर ऑफ आरबीसी सेल्स हैं, इनके अंदर क्या है? आयरन तो है बट ये प्रोटोपोरफायरिन नहीं बन रहा। प्रोटोपोरफायरिन नहीं बन रहा तो ये इसके साथ फ्यूज नहीं करेगा और फ्यूज नहीं करेगा तो हीम नहीं बनेगा और हीम नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा।
बात समझ में आ रही है? अच्छा, अभी प्रोटोपोरफायरिन क्यों नहीं बन रहा? अगेन अब यहां आते हैं कि अभी प्रोटोपोरफायरिन क्यों नहीं बन रहा। तो प्रोटोपोरफायरिन बनता कैसे है? प्रोटोपोरफायरिन बनता कैसे? प्रोटोपोरफायरिन बनाने की एक बहुत लंबी चेन होती है, बहुत सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। ये स्टार्ट होता है सक्सिनल कोएंजाइम ए के साथ। जब सक्सिनल कोएंजाइम ए ग्लाइसिन के साथ रिएक्ट करता है तो एक सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन है जिससे जाके प्रोटोपोरफायरिन बनता है। इस सीरीज में बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं, बहुत सारे कोफैक्टर यूज होते हैं। अगर किसी भी कोफैक्टर, किसी भी एंजाइम की वजह से अगर ये प्रोटोपोरफायरिन नहीं बन पा रहा है, प्रोटोपोरफायरिन नहीं बन पा रहा है, तो ये आयरन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, आयरन के साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा, और कंबाइन नहीं करेगा तो हीम नहीं बनेगा, हीम नहीं बनेगा तो आयरन फ्री घूमेगा, आयरन फ्री घूमेगा, आयरन यहां डिपॉजिट होता चला जाएगा, और हीम नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन भी नहीं बनेगा। सो एनी प्रॉब्लम इन दिस सीरीज, सक्सिनल कोएंजाइम प्लस ग्लाइसिन से लेकर इस प्रोटोपोरफायरिन तक, ये बहुत सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है। इस पूरे सीरीज ऑफ स्टेप्स में किसी भी एंजाइम की वजह से, किसी भी एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से, किसी भी एबनॉर्मलिटी की वजह से अगर मान लीजिए प्रोटोपोरफायरिन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, हीम का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? आयरन अपना अकेला घूमता रहेगा, अकेला पड़ा रहेगा, हीम का फॉर्मेशन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। बात समझ में आई? एक लाइन में कहूं तो क्या है? डिफेक्ट इन हीम सिंथेसिस, हीम नहीं बन पा रहा है, हीम नहीं बन पा रहा है, इसलिए। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं इसका एक और केस आपको बताऊं जो मैं पहले बता चुका हूं, मान लो प्रोटोपोरफायरिन बन रहा होता और यहां आयरन की कमी होती, तो फिर जो दूसरा केस होता उस केस को बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बात समझ में आई? नाउ यू आर क्रिस्टल क्लियर डिफरेंशिएट बिटवीन द सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया एंड द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर हीम नहीं बन पा रहा है, किसकी वजह से? प्रोटोपोरफायरिन की वजह से, तो ये सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया है। अगर हीम नहीं बन पा रहा है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बात क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं कि किस रीजन की वजह से ये प्रोटोपोरफायरिन नहीं बन सकता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि एंजाइम कम होगा, कोफैक्टर कम होंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो हम इटियोलॉजी, कॉज के बारे में बात करते हैं कि आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से प्रोटोपोरफायरिन नहीं बन पा रहा है। तो कुछ कंजेनाइटल रीजन हो सकते हैं, कुछ जेनेटिक डिफेक्ट हो सकते हैं, कोई जीन में डिफेक्ट है जिसकी वजह से एंजाइम नहीं बन पा रहे हैं, कोफैक्टर नहीं बन पा रहे हैं, जैसे ड्यू टू द एंजाइम डेफिशिएंसी लाइक ALA सिंथेटेज, फेरुचिलिटेज। तो एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से अगर ऐसा हो रहा है, कंजेनाइटल कॉज है, तो ऐसे जो सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया होते हैं उनको हम हेरिडिटरी सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। बात समझ में आ गई? कॉज समझ में आया? तो एक कॉज तो क्या हो सकता है? कंजेनाइटल कॉज हो सकता है, बाई बर्थ जेनेटिक डिफेक्ट जिसकी वजह से कोई एंजाइम डेफिशिएंसी है, ऐसे सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया को हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटरी सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। जिसकी वजह से क्या होगा? इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? प्रोटोपोरफायरिन नहीं बन पाएगा। क्या नहीं बन पाएगा? प्रोटोपोरफायरिन नहीं बन पाएगा, तो फिर आयरन के साथ ये फ्यूज नहीं हो पाएगा, फ्यूज नहीं होगा तो हीम नहीं बनेगा, हीम नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। बात समझ आ गई? तो ये था कंजेनाइटल कॉज, और इसको हमने बोला हेरिडिटरी सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। एक्वायर्ड कॉज भी हो सकता है। एक्वायर्ड कॉज मतलब विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो, और किसकी वजह से? अगर मान लीजिए पेशेंट ने कोई ड्रग यूज किया लाइक आइसोनियाजिड, जिसकी वजह से उसके अंदर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हुई है। विटामिन B6 का क्या रोल है? ऊपर जो एंजाइम यूज हो रहे थे इन द सीरीज ऑफ स्टेप्स, यहां एंजाइम यूज होते हैं, इस चेन ऑफ रिएक्शंस में एंजाइम यूज होते हैं। उन एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर, एज अ कोफैक्टर काम करता है विटामिन B6। तो अगर कोफैक्टर नहीं होगा तो एंजाइम काम नहीं करेंगे। तो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से भी क्या होता है? सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया होता है। साथ ही साथ अगर किसी भी पेशेंट को लेड या अल्कोहल पॉइजनिंग है तो उसकी वजह से भी क्या होता है? हीम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जिन पेशेंट के अंदर लेड और अल्कोहल की पॉइजनिंग होती है, लेड और अल्कोहल क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजनिंग करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजनिंग करते हैं तो प्रोटोपोरफायरिन नहीं बन पाता है। क्योंकि अभी आप ऊपर देख के आए ना, प्रोटोपोरफायरिन बन कहां रहा है? इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजनिंग हो गई तो क्या होगा? प्रोटोपोरफायरिन नहीं बनेगा, प्रोटोपोरफायरिन रिंग नहीं बन पाएगी, और प्रोटोपोरफायरिन नहीं बनेगा तो ये आयरन अकेला पड़ा रहेगा, हीम का फॉर्मेशन नहीं होगा। बात समझ में आ गई आपको? तो आयरन यूटिलाइज नहीं हो पाता है। किसमें यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है? ये ब्लास्ट सेल में। किसमें? ब्लास्ट सेल में ये आयरन फ्रीली पड़ा हुआ है, आयरन। ठीक है, आयरन फ्रीली पड़ा हुआ है। आयरन कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ हीम और इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अगर खाली पड़ा हुआ है तो क्या करेगा? एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। खाली पड़ा क्या करेगा? एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो ब्लास्ट सेल्स होती है ना, ये प्रीकर्सर ऑफ आरबीसी होती है। क्या होती है? प्रीकर्सर ऑफ आरबीसी होती है। और आपको पता है कि मैच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, मैच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जो प्रीकर्सर्स होती हैं उनके पास तो न्यूक्लियस होता है। तो प्रीकर्सर ऑफ आरबीसी जो होती हैं उनके पास न्यूक्लियस होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब जो ये आयरन जो है
ये जो आयरन जो है यहां पे, ये आयरन जो होता है ये यहां पे इसके आसपास जाके डिपोजिट हो जाता है इन द ब्लास्ट सेल, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। इतनी बात समझ में आई? सो इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, या तो ये सिंपली एज अ आयरन ग्रेन्यूल की फॉर्म में चारों तरफ प्रेजेंट होगा, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आयरन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो या तो ये माइटोकॉन्ड्रियल रिंग होगी, क्योंकि आयरन माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट है और फ्री साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है, क्योंकि यूज तो हो नहीं रहा है, क्योंकि इस आयरन का जो यूज है वो हीमोग्लोबिन बनाने में तो हो नहीं रहा है, हीम बनाने में तो भी नहीं हो रहा है। तो न्यूक्लियस के अराउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, हमने देखा था ना आयरन कहां था, ये इन द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर कर देते हैं इसको। तो आप यहां देख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहां पे ये आयरन है, इसको इसके साथ बाइंड होना था, ये बना नहीं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा, फ्रीली पड़ा रहेगा ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो हम यही तो बता रहे हैं कि आयरन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पड़ा रहेगा और चारों तरफ किसको घेर लेगा, न्यूक्लियस को घेर लेगा। प्रीकर्सर ऑफ आरबीसी जो होते हैं उनके न्यूक्लियस को घेर लेगा। बात समझ में आ गई? तो जो आयरन लोडेड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड जाके जमा हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, एक रिंग बना लेते हैं। इस रिंग को बोलते हैं रिंग सिडेरोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? रिंग सिडेरोब्लास्ट। बात समझ में आई? तो ये क्या है, बेसिकली प्रीकर्सर ऑफ आरबीसी है। प्रीकर्सर ऑफ आरबीसी है जिसके न्यूक्लियस के चारों तरफ आयरन के या तो ग्रेन्यूल जमा हो गए हैं या फिर आयरन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बैठ के रिंग बना लेता है चारों तरफ। इसको बोलते हैं रिंग सिडेरोब्लास्ट। ठीक है, ये ही आगे चल के क्या बनाती है, आरबीसी बनाती है, मैच्योर आरबीसी बनाती है। अब मैच्योर आरबीसी के पास तो कुछ नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता, तो मैच्योर आरबीसी के अंदर ये एज अ ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है। आयरन कैसे प्रेजेंट होता है? एज अ ग्रेन्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उन ग्रेन्यूल्स को हम बोलते हैं पेप्पनहैमर ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? पेप्पनहैमर ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ओके, यहां पे अगर आपको देखना हो तो जो आपको ये एरो में ब्लू ब्लू दिख रहे हैं ना, ये ब्लू ब्लू, ठीक है, ये ब्लू ब्लू जो दिख रहे हैं ये क्या है, पेप्पनहैमर ग्रेन्यूल्स है। क्या है? पेप्पनहैमर ग्रेन्यूल्स है। ये क्या है? आयरन के ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, ओके। अगर आपको रिंग सिडेरोब्लास्ट देखना है तो आप ये देखिए, ये जो आपको देखना है न्यूक्लियस दिख रहा है रेड रेड, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आप देख रहे हो ब्लू ब्लू, न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये क्या है? आयरन ग्रेन्यूल्स है। आयरन ग्रेन्यूल्स है, तो ये है रिंग सिडेरोब्लास्ट। क्या है? रिंग सिडेरोब्लास्ट। सर हम कैसे माने कि आयरन के ग्रेन्यूल्स है? वेरीफाई करिए। चलो वेरीफाई करते हैं। टू प्रूव दैट दीज आर द आयरन ग्रेन्यूल्स हम क्या करते हैं, स्टेन यूज करते हैं। वी यूज आइदर पल्स स्टेन और ट्रूसियर ब्लू स्टेन। जब हम उससे स्टेनिंग करेंगे तो हमें ब्लूइश ग्रेन्यूल देखने को मिलेंगे। सो कैन यू सी द ब्लूइश ग्रेन्यूल्स इन द ब्लास्ट सेल्स नियर द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ओके, अब समटाइम्स क्या होता है कि ये रिंग प्रॉपर रिंग होती है, कंप्लीटली कवर, कभी कभी ये हाफ रिंग होती है और कभी कभी ये 1/4 रिंग होती है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि अगर ये न्यूक्लियस है तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसने कंप्लीटली कवर कर रखा हो, ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि हाफ कवर कर रखा हो, कभी कभी हो सकता है 1/4 कवर करके रखा हो। ठीक है, रिंग सिडेरोब्लास्ट तभी कहा जाएगा जब मोर देन 5 ग्रेन्यूल्स ऑफ आयरन प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आ रही है? तो रिंग सिडेरोब्लास्ट तब कहा जाएगा जब एटलीस्ट 5 ग्रेन्यूल्स ऑफ आयरन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, और विच कवर्ड 1/3 ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो पेरिफेरी है, सर्कमफरेंस है, अगर उसका 1/3 कवर कर लेंगे तभी हम इसको क्या बोलेंगे, रिंग सिडेरोब्लास्ट बोलेंगे। बात समझ में आई है? वो तो ग्रेन्यूल्स आगे जमा हो जाते हैं ना, तो कभी कभी पूरी रिंग बन जाती है, कभी हाफ रिंग बनती है, कभी 1/4 बनती है। रिंग सिडेरोब्लास्ट कब कहेंगे, जब एटलीस्ट 5 ग्रेन्यूल्स हो और 1/3 ऑफ द न्यूक्लियस कवर्ड। ठीक है, रिंग सिडेरोब्लास्ट के बारे में एक और बात बतानी है, वो ये है, रिंग सिडेरोब्लास्ट आपको एक केस में और देखने को मिल सकता है, दैट इज माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया की पैथोलॉजी और इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेड डायग्नोसिस, कि लेबोरेटरी में कैसे डायग्नोस करोगे। तो सबसे पहले बात करें ब्लड एग्जामिनेशन की। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया में जो आरबीसी होती हैं उनका साइज कम हो जाता है और साथ ही साथ उनके अंदर हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। ठीक है, अब देखो साइज कम हो रहा है तो ऐसी आरबीसी को हमारी बॉडी रखेगी नहीं, डिस्ट्रॉय कर देगी, तो आरबीसी का नंबर कम होगा। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है, हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है तो हमने खुद देखा, क्योंकि हीम नहीं बन पा रहा था। हीम क्यों नहीं बन पा रहा था? क्योंकि प्रोटोपोरफायरिन नहीं थी, तो हीम नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। एमसीवी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, हम बता रहे हैं ना कि वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि साइज कम हो गया है, साइज कम हो गया तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन बन ही नहीं रहा है तो कम हो जाएगा। रेटिकुलोसाइट काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट या तो नॉर्मल रहेगा या स्लाइटली डिक्रीज रहेगा, क्योंकि अगर हीम नहीं बन पा रहा है तो प्रॉपर इरेथ्रोपोइसिस नहीं हो पा रही है, प्रॉपर इरेथ्रोपोइसिस नहीं हो पा रही है तो इरेथ्रोपोइसिस क्या होगी, थोड़ी कम हो जाएगी, और इरेथ्रोपोइसिस कम हो जाएगी तो रेटिकुलोसाइट काउंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अभी रेटिकुलोसाइट काउंट क्या है, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिए। जो मैच्योर आरबीसी होती है ना, इससे जस्ट प्रीकर्सर स्टेज होती है रेटिकुलोसाइट्स, जस्ट पहले वाली स्टेज होती है वो रेटिकुलोसाइट्स होती है। अब इसका बनना इन ब्लास्ट सेल के ऊपर है,
यानी इरेथ्रोपोइसिस के ऊपर है। इरेथ्रोपोइसिस जितना अच्छा होगा उतना रेटिकुलोसाइट ज्यादा बनेंगी, बट क्योंकि यहाँ पे हीम सिंथेसिस में प्रॉब्लम आ रही है तो इरेथ्रोपोइसिस जो होती है वो डाउन हो जाती है। इरेथ्रोपोइसिस डाउन हो जाती है तो रेटिकुलोसाइट का फॉर्मेशन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आरडीडब्ल्यू है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, इसकी वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, या तो नॉर्मल रहती है या स्लाइटली इंक्रीज रहती है। स्लाइटली इंक्रीज क्यों रहती है, देखो वैसे तो इसमें जो मोस्टली है वो माइक्रोसाइटिक है, लेकिन सम शो एनाइसोसाइटोसिस। आरडीडब्ल्यू क्या होता है, आरडीडब्ल्यू क्या होता है आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सुनो। आरडीडब्ल्यू इज द मेजर ऑफ वेरिएशन इन साइज ऑफ आरबीसी, मेजर इन द वेरिएशन ऑफ द साइज ऑफ आरबीसी। तो मैंने आपको बताया था कि साइज जो होता है वो माइक्रोसाइटिक रहता है, माइक्रोसाइटिक रहता है यहां, तो ज्यादातर तो मोस्टली तो माइक्रोसाइटिक रहेंगी, बट कुछ में प्रोटोपोरफायरिन बन जाएगा, कुछ में प्रोटोपोरफायरिन बन जाएगा तो उनके अंदर हीमोग्लोबिन बन जाएगा, और हीमोग्लोबिन भी बन जाएगा तो वो नॉर्मल शेप की होंगी। तो मोस्टली तो माइक्रोसाइटिक होती है, बट कुछ जो होती है वो नॉर्मल शेप की भी बन जाती है। तो दो डिफरेंट शेप देखने को मिल रही है ना, मोस्टली माइक्रोसाइटिक है बट सम आर द नॉर्मल। तो जो आपकी रेड थोड़ा सा वेरिएशन तो देखने को मिल रहा है ना, वेरिएशन देखने को मिल रहा है, इसलिए आरडीडब्ल्यू की वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी। ईएसआर इरेथ्रोसाइडिमेंटेशन रेट एनीमिया में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये तो पता होगा ना कि अगर मान लीजिए आप एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड ले लेते हैं तो आरबीसी कितनी स्पीड से परकोलेट डाउन करती हैं, उसको हम ईएसआर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं बोन मैरो के बारे में। बोन मैरो के बारे में बात करें तो बोन मैरो की सेलुलरिटी बढ़ जाती है, बोन मैरो की सेलुलरिटी बढ़ जाती है क्योंकि आपकी बॉडी में इरेथ्रोपोइसिस कम हो रही है, आरबीसी कम बन रही है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए हाइपरप्लेजिया होता है आपकी बोन मैरो की सेल्स में। तो हाइपरप्लेजिया होता है, बोन मैरो की सेलुलरिटी बढ़ जाती है टू कंपेंसेट द इंपेयर्ड इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस कम हो जाती है, सेलुलरिटी बढ़ रही है, हाइपरप्लेजिया हो रहा है, लेकिन फिर भी इरेथ्रोपोइसिस अच्छे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रोटोपोरफायरिन नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से हीम नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से इरेथ्रोपोइसिस जो है वो इंपेयर्ड है, एबनॉर्मल है, इनएफेक्टिव है। बोन मैरो के आयरन स्टोरेज की बात करें तो बोन मैरो में आयरन तो बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि वो यूज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, हीम नहीं बन रहा, तो आयरन तो पड़ता रहेगा, पड़ा रहेगा तो बढ़ता चला जाएगा। अच्छा अब हम बात करें आयरन स्टडीज की। आयरन स्टडी की बात करें तो सीरम आयरन, ब्लड में आयरन बढ़ जाएगा क्योंकि यूज नहीं हो रहा है। प्लाज्मा ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन बढ़ जाएगा, सीरम में ही लिवर के द्वारा बनाई हुई मतलब ब्लड में ही लिवर के द्वारा बनाई हुई एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा ट्रांसफेरिन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा ट्रांसफेरिन। इसका काम होता है अपने ऊपर आयरन को जोड़ के घूमना। तो अगर ब्लड में आयरन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है अपने ऊपर उसको बिठा के घूमेगा, तो प्लाज्मा ट्रांसफेरिन सैचुरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा स्टोरेज आयरन, स्टोरेज आयरन को बोलते हैं फेरेटिन। तो स्टोरेज आयरन तो बढ़ जाएगा ना, स्टोरेज आयरन तो बढ़ जाएगा क्योंकि वो यूज ही नहीं हो रहा है। और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी क्योंकि पहले से गाड़ी में बिठा के रखा है, तो और नहीं बिठाने की कोशिश करेगा, कहेगा बहुत सारा पहले से बैठे हैं, तो आयरन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी क्योंकि आयरन ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है ब्लड में, तो उसकी जो हंगर होगी, भूख होगी बाइंड करने के आयरन से, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी क्योंकि पहले से जोड़ के बैठा है, ऑलरेडी सैचुरेटेड। ओके अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। देखो ये जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, इसमें मैंने जो भी आपको डायग्नोसिस बताई है, जितनी भी लैब डायग्नोसिस बताई है, आइदर ब्लड एग्जामिनेशन, बोन मैरो एग्जामिनेशन, आयरन स्टडी, ये सारी को मैं कंपेयर कर रहा हूं। यहां पे आप कंपेयर तभी कर पाएंगे जब आपने मेरे तीनों वीडियो देखे हैं। आपने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, अगर आपने तीनों देखे तब आप यहां पे कंपेयर कर पाएंगे। तो आप तीनों देख लीजिए, तब आप इस टेबल को क्या करिए, आपस में कंपेयर करिए। यहां मैं आपको एक की ट्रिक बताने जाता हूं। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आप एक डॉक्टर हैं और आप क्लिनिक में बैठे हैं, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे अगर आप पेशेंट की प्रोफाइल देखते हो कि इसको सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया है, या इसको एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज है, या फिर इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो सबसे पहले मैं तुमको डिफरेंशिएट करना सिखाऊंगा सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। ठीक है, समझो। देखो यहां देखो, अगर किसी को सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया है तो उसके ब्लड में आयरन ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो यूज नहीं हुआ, उसने हीमोग्लोबिन नहीं बनाया, तो यहां आयरन का लेवल जो होता है ब्लड में वो ज्यादा होता है। जबकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया खुद ही कह रहा है कि आयरन की डेफिशिएंसी है, तो आयरन यहां कम होगा। और अगर आपने मेरा एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज वाला लेक्चर देखा है तो उसमें भी आपको पता है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। ड्यू टू दिस क्रोनिक डिसीज हमारा लिवर जो होता है वो एक एंजाइम रिलीज करता है हेप्सिडिन, और वो हेप्सिडिन जो होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता तो बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। तो दिस इज द वे टू कंपेयर, टू डिफरेंशिएट और टू कंपेयर। तो आप सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया को कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपने प्रोफाइल देखी पेशेंट की, आप देख रहे हैं आयरन नॉर्मल से ज्यादा है, नॉर्मल लिमिट से ज्यादा है, यू विल फाइंड आउट दैट सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया है। आप पा रहे हैं कि आयरन नॉर्मल से कम है, तो आप कहेंगे कि सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है, या तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज हो सकता है या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो क्लियर हो गया, एक बात तो क्लियर होगी
कि सिडरोब्लास्टिक एनीमिया को एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ सीरम आयरन। सीरम आयरन नॉर्मल से बड़ा है तो सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, कम है तो या तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज है या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अब इन दोनों को आपस में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का जो तरीका है वो है फेरिटिन। फेरिटिन देखो, फेरिटिन क्या है? स्टोर्ड आयरन। क्या है? स्टोर्ड आयरन। अब देखो, अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसमें जो स्टोर्ड आयरन है वो कम होता है। खुद ही बोल रहे हो ना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, भाई आयरन की डेफिशिएंसी है तो आयरन क्या होता है? कम होता है इन द स्टोरेज वाला बैंक अकाउंट में जो जमा है, बैंक अकाउंट में जो जमा है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कम होता है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं कि एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज में जो बैंक में आयरन जमा होता है जिसको हम फेरिटिन बोलते हैं वो बहुत होता है। तो दिस इज द वे टू कंपेयर एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बात समझ में आ गई? तो सिडरोब्लास्टिक एनीमिया को कैसे कंपेयर करोगे एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से? इनके बीच में तो वो है आयरन के थ्रू। किसके थ्रू? आयरन के थ्रू। आयरन ज्यादा है, आयरन यहां कम है। इन दोनों को आपस में कैसे कंपेयर करोगे? फेरिटिन के थ्रू। किसके थ्रू? फेरिटिन के थ्रू। इस वाले केस में फेरिटिन यानी स्टोर वाला आयरन ज्यादा होता है और इसमें क्या होता है? कम होता है। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। ट्रीटमेंट ऑफ सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, देखो जो भी ऑफेंडिंग एजेंट है उसको रिमूव करो। लेड या अल्कोहल की पॉइजनिंग हो रही है जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजनिंग हो रही है तो उसको ठीक करो। एक्वायर्ड केसेस में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से अगर प्रोटोपोरफायरिन नहीं बन पा रहा है, विटामिन B6 दो। ये तो एक्वायर्ड केसेस है, ठीक है। ये वही है विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, इसको दे दो अगर मान लो इसकी वजह से सिडरोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है तो। लेकिन अगर मान लो हेरिडिटरी कॉज है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। देयर इज नो डेफिनेट ट्रीटमेंट फॉर द हेरिडिटरी कॉज। अगर उसका एनीमिया हो रहा है तो फिर आप उसको क्या करेंगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।